बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे लिपिड्स क्या होते हैं और इनके क्या अफ़ाद हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स हैं ये भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि ये जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इनको बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्योंकि जो वर्ड बायो है, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल, यानी जिंदा चीज़ों में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो लिपिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। मतलब ये है कि ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मेजर कंपोनेंट के तौर पर या बेसिक कंपोनेंट के तौर पर मौजूद हो। इस तरह के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स हैं ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। अब जो वाटर है ये नेचर में पोलर है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मेजर कंपोनेंट के तौर पर मौजूद होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मेजर कंपोनेंट के तौर पर मौजूद नहीं होता। तो वाटर के अंदर कार्बन का आइटम नहीं है, तो इसीलिए जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसीलिए जो लिपिड्स हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर, टोलिन, फिनॉल एटसेट्रा। इन चीज़ों में लिपिड्स सोल्यूबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स हैं अगर इनके थोड़े से और फंक्शंस की बात करें तो ये एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म एनर्जी यूजेज के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं एज अ फैट। और जब एनर्जी हमारी बॉडी में बहुत कम हो जाती है तो लिपिड्स एज अ एनर्जी यूज़ किए जाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो हमारी फैट को, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होती है उसे एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज़ करती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर लिपिड्स की कंपोजिशन की बात की जाए तो लिपिड्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन दोनों से मिलकर बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स हैं इनको ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्यों कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, जबकि 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक लिपिड का मॉलिक्यूल बनता है। इसीलिए इनको ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लिपिड्स की टाइप्स की बात करें, वैसे तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जनरल सा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिपिड्स की जो मेजर टाइप्स हैं फैटी एसिड्स, ग्लिसरोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स, ये मेजर टाइप्स हैं। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं लाइक स्टीरॉइड्स, सिफिनॉइड्स एटसेट्रा। ये भी लिपिड्स की टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो ये 4 हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनके फंक्शंस की बात की जाए तो जो फैटी एसिड्स हैं ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ज़ाहिर सी बात है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड्स बनाते हैं। तो जो फैटी एसिड्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करते हैं, जबकि जो ग्लिसरोलिपिड्स हैं ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर यूज होते हैं, यानी कि इनको एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं। अभी जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाय लेयर से बनी हुई है, यानी कि लिपिड्स की दोहरी लेयर है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, यानी डबल लेयर होती है। और इनके बीच में कहीं कहीं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ ऊपर वाली साइड पे भी होते हैं, इधर नीचे वाली साइड पे भी, जबकि सेंटर में भी होते हैं। क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिपिड्स हैं ये इनका एक सिरा है, जबकि ये इनका दूसरा सिरा है। ये जो है हाइड्रोफिलिक एंड है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वो सिरा जो पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जबकि
ये वाला जो सिरा है, ये वो एंड होता है जिसको हम हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं, यानी ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्फिंगोलिपिड्स आ जाते हैं। अब स्फिंगोलिपिड्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, यानी ये सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है। ये स्टूडेंट्स, हमारी जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के ऊपर लिपिड्स यानी फैट यानी चर्बी की लेयर मौजूद होती है। तो अब वो जो चर्बी की जो लेयर है, नर्व इम्पल्सेस उनके ऊपर से जंप करती हुई ट्रेवल करती हैं। इस तरह की जो पल्सेस होती है उनको सॉल्टेटरी पल्सेस कहा जाता है। और वो जो न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन का जो सेल है उसके ऊपर यानी कि जो न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर जो चर्बी की लेयर होती है, जो फैट की लेयर होती है, उसे माइलिन शीथ का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब वो जो नर्व इम्पल्स है वो उन नोड्स के ऊपर से जंप करती हुई जाती है और इस तरह की नर्व्स को सॉल्टेटरी इम्पल्सिस या जी बिल्कुल सॉल्टेटरी इम्पल्सिस का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लिसरोल्स की। अब ग्लिसरोल क्या है? ग्लिसरोल एक अल्कोहल है। अब हमें कैसे पता कि ये अल्कोहल है? स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, इस तरह के कंपाउंड्स को, यानी इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं अल्कोहल्स का। स्टूडेंट्स, अब फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? यहाँ पे ये जो वर्ड है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली ऐसा ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसे कह लें कि शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब है ऐसा ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, वो कोई एटम भी हो सकता है, वो एटम्स भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, एटम्स के ग्रुप्स भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, वो डबल बॉन्ड हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब ये जो ग्लिसरोल है, ग्लिसरोल के अंदर 3 कार्बन के एटम्स होते हैं और इन तीनों कार्बन के एटम्स के साथ 3 हाइड्रोक्सिल के ग्रुप्स अटैच होते हैं, जबकि दूसरी साइड पे एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। यानी इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक हाइड्रोक्सिल का ग्रुप अटैच है, जबकि जो सेंट्रल कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल का ग्रुप अटैच है, जबकि इस पेरिफेरल कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर, 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल का ग्रुप अटैच है। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं ज़रा फैटी एसिड्स की तरफ। ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बेसिक कंपोनेंट के तौर पर मौजूद हो, उनको हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम भी दिया जाता है। बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तस्वर किया जाता है, बिकॉज बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन से ड्राइव करके बनाए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो फैटी एसिड्स हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके आखिरी सिरे पर यानी एंड पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है, COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फैटी एसिड्स की टाइप्स की बात करें तो इनकी 2 टाइप्स हैं। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जबकि दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, यानी जो इंटरनल कार्बन एटम्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स अटैच होते हैं। लाइक हमारे पास एक फैटी एसिड है जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। जबकि ये वाला जो कार्बन का एटम है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, यानी इसका है। वैसे तो टोटल 5 है और छठा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, यानी टोटल 6 कार्बन के एटम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें इसमें तमाम कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको सैचुरेटेड कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स अटैच और वो भी सिंगल बॉन्ड के जरिए, इसीलिए इसको सैचुरेटेड कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी साइंटिफिक यानी IUPAC नेम की बात करें
तो वो इसका नाम है हेक्सानोइक एसिड। क्लियर है? उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हालत में पाए जाते हैं, जबकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल घी घी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हालत में होता है। इसी तरीके से फैट यानी चर्बी है वो भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हालत में होती है, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हालत में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल्स, कोई भी ऑयल, लाइक ये जो कुकिंग ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल है, इसी तरीके से मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इसी तरीके से जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर है, इसमें भी 6 कार्बन के एटम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्क ये है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि कार्बन नंबर 3 पे है। अगर इसके आयुपैक नेम की बात की जाए तो इसका जो आयुपैक नेम है वो है हेक्सथ्रीनोइक एसिड। यहाँ पे जो 3 जो नंबर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन के एटम पर मौजूद है। यहाँ से अगर हम गिनती शुरू करें 1 2 3, तो देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, इसीलिए इसको हेक्सथ्रीनोइक एसिड का नाम दिया जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।